हेलो गाइस। तो हमने इंडियन इकॉनमी के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करी थी। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट शूट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंडियन इकॉनमी की स्टडी को, जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकॉनमी को नेचर के अकॉर्डिंग 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकॉनमी अंडर डेवलप्ड थी। अब हम अंडर डेवलप्ड इकॉनमी के फीचर्स पढ़ेंगे। अंडर डेवलप्ड इकॉनमी होती कैसी है, अब हम ये स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लो पर कैपिटा इनकम। अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। पर कैपिटा प्रति व्यक्ति, ओके, 1947-48 हमारी आज़ादी के साल में पर कैपिटा इनकम ₹230 थी। पॉपुलेशन ज़्यादातर गरीब थी। कुछ लोगों को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। उनके पास रहने को घर और कपड़े नहीं थे। ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड थे। इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा लो था। सेकंड पॉइंट इज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में मेनली एग्रीकल्चर होती थी। 1948 में इंडिया की काम करने वाली 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज्ड थी। एग्रीकल्चर नेशनल इनकम में 50% कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन उस समय एग्रीकल्चर बैकवर्ड थी। एग्रीकल्चर की पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। थर्ड पॉइंट इज़ लेस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडिया में इंडस्ट्रीज़ में बहुत कम डेवलपमेंट थी। इंडिया की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ कंज्यूमर गुड्स जैसे कि क्लॉथ, शुगर, मैच बुक्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस करती थी। बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि मशीनरी, पेट्रोलियम, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा बहुत कम थी। स्मॉल एंड बैकवर्ड इंडस्ट्रीज़ तो ख़त्म ही हो चुकी थी। फोर्थ पॉइंट इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंस के समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा बहुत कम थे या पुअर थे। पावर जनरेशन, लेंथ ऑफ रेलवे लाइंस एंड पक्का रोड्स बहुत कम थे। फिफ्थ पॉइंट हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। हमारी कंट्री को उस समय मशीनरी और प्रोडक्शन के बाकी इक्विपमेंट के लिए इम्पोर्ट्स पर डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। हमारी कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस को भी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए ज़्यादातर इम्पोर्ट्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। इसके अलावा बहुत सी कंज्यूमर गुड्स जैसे कि स्विंग मशीन, मेडिसिन्स, कैरोसिन ऑयल, बाईसाइकिल्स एक्सेट्रा को अब्रोड से इम्पोर्ट करना पड़ता था। सिक्स्थ पॉइंट लो प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। इंडिपेंडेंस के समय इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी। 1948 में सिर्फ 40% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती थी और 86% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती थी। इसका मतलब 7 में से 6 लोग तो विलेजेस में रहते थे और 1 पर्सन अर्बन एरिया में रहता था। सेवंथ पॉइंट इज़ इलिटरेसी। अब इलिटरेट और अनएजुकेटेड दोनों वर्ड अलग अलग हैं। अनएजुकेटेड का मतलब जिस पर्सन को पढ़ना और लिखना दोनों ना आते हों, और इलिटरेट का मतलब जो पर्सन किसी चीज़ का सही यूज़ ना जानता हो। इलिटरेट पीपल न्यू टेक्निक को एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर पाते थे या ट्रेड एंड कमर्स को मॉडर्न तरीके से नहीं कर पाते थे। नॉर्मली परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी वुमेन और विलेजेस में बहुत ज़्यादा थी। अब हमारा सेकंड पॉइंट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के समय हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट यानी कि रुकी हुई थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो होती है जिसमें इनकम के ग्रोथ रेट में बहुत थोड़ा चेंज होता है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी के लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, फ्यूडल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और बैकवर्ड एग्रीकल्चर जो रेनफॉल पे डिपेंड करती थी। यह सभी टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आउटडेटेड यानी कि पुरानी टेक्निक्स को यूज़ करते थे। यह भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक रुकावट थी। फ्री ट्रेड की वजह से भी इंपोर्ट गुड्स को हमारी कंट्री को बेचा जाने लगा और हमारी डोमेस्टिक यूनिट्स को डेवलप होने का मौका ही नहीं मिला, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई।
थर्ड पॉइंट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी ना तो पूरी तरह से फ्यूडल थी और ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। यह एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी जिसे कहते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, यानी कि आधी तो ये फ्यूडल थी और आधी कैपिटलिस्ट थी। ओके, अब ये मिक्सचर किसका थी? फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म। अब हमें इन्हें पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। फ्यूडलिज्म होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने लैंड की ओनरशिप का राइट जमींदार को दे दिया था और एक्चुअल कल्टीवेटर का लैंड पे कोई राइट नहीं था। उन ज़मीनों की रेवेन्यू तो सेम रहती थी, लेकिन लैंड का रेंट बढ़ता ही जा रहा था और एक्चुअल कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन के लिए लैंड सब टेनेंट्स को दे देते थे। इस तरह गवर्नमेंट और एक्चुअल कल्टीवेटर्स के बीच में एक लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन बन जाती थी। जो मिडलमैन थे वो बिना कुछ किए ही एक्चुअल कल्टीवेटर से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर लेते थे और इस तरह एक्चुअल कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। सेकंड पॉइंट है कैपिटलिज्म। इंडिया में ब्रिटिश रूल के समय कैपिटलिज्म सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज़, बहुत सी कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, आयरन एंड स्टील, शुगर, पेपर एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज़ में फॉरेन कैपिटल का ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया था। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ भी फॉरेन एजेंसी ही मैनेज करती थी। इससे क्या हुआ कि जो लार्ज नंबर में आर्टिशंस, कारीगर और क्राफ्ट्समैन, शिल्पकार थे, वो क्या हुआ, वो ट्रेडर्स और कैपिटलिस्ट के एम्प्लॉयज़ बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। अब इसका बी पॉइंट है, पहले हमने पढ़ा कैपिटलिज्म में आती है कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज़, अब क्या आती है? कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भी कैपिटलिज्म के साइन मिलते हैं। टी, रबड़ एंड कॉफ़ी की खेती कैपिटलिस्टिक एंटरप्राइज थी। ओके, क्योंकि इनमें लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लगे थे, एग्रीकल्चर लेबरर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की लार्ज क्वांटिटी सेल करने के लिए मार्केट भेज दी जाती थी। फोर्थ पॉइंट इज डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी एक डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी। किसी भी इकोनॉमी में अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ज़्यादा यूज़ होता है तो उनकी वियर एंड टियर यानी कि उनकी वैल्यू कम होती जाती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। अगर इन डेप्रिशिएटेड फैक्टर्स या मशीन्स का रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता तो कंट्री की ग्रॉस कैपिटल कम हो जाती है और प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि अगर मशीन्स टूट फूट गई हैं, अच्छे से काम ही नहीं कर पा रही, तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे? ऐसी इकोनॉमी को डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी और इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। 1947 में इंडिया पे ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया। कंट्री की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी और पाकिस्तानी इकोनॉमी में बट गई। इस पार्टीशन के इंडियन इकोनॉमी को इस तरह प्रभावित किया, वो हम आगे पढ़ते हैं। अब डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी में क्या क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट इज फूड प्रॉब्लम। पार्टीशन के बाद इंडिया के हिस्से में 82% पॉपुलेशन और 77% जियोग्राफिकल एरिया आया। जो एरिया ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते थे वो वेस्ट पाकिस्तान में चले गए, यानी कि इंडिया में पॉपुलेशन तो ज़्यादा आ गई, लेकिन जो फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने वाले एरियाज़ थे ना, वो पाकिस्तान में चले गए, जिससे इंडिया में फूड शॉर्टेज हो गई। पार्टीशन के बाद वेस्ट पाकिस्तान एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग एरिया बन गया और इंडिया में फूड की शॉर्टेज हो गई। सेकंड पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। पहले तो शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, अब क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। पार्टीशन के बाद इंडिया के बड़े कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज वेस्ट पाकिस्तान में चले गए। लार्ज जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। वेस्ट पाकिस्तान तो वही है नॉर्मल पाकिस्तान, और जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है ना, वो हमारा बांग्लादेश है। ओके, ज़्यादातर जूट मिल्स वेस्ट बंगाल में थी और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ गुजरात और महाराष्ट्र में चली गई। पार्टीशन के बाद इंडिया की कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल की कमी हो गई। थर्ड पॉइंट लिमिटेड मार्केट। इंडिया की कुछ वेल डेवलपमेंट मार्केट्स और मंडीज़ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में चली गई।
इससे इंडिया में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को सेल करने में मुश्किल होने लगी। फोर्थ पॉइंट इज डिसलोकेशन ऑफ मासेस। मासेस का मतलब होता है लोग। पार्टीशन से लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया में एक बड़ी संख्या में शिफ्ट होने लगे। इससे करोड़ों लोग होमलेस हो गए। माइग्रेटेड लोगों को टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए रिलीफ कैंप्स एस्टैब्लिश किए गए। इन लोगों को सेटल होने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट को भी इन लोगों को सेटल करने में बहुत खर्च करना पड़ा, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत प्रभावित हुई। फिफ्थ पॉइंट इज़ बैड इफ़ेक्ट ऑन रेलवेज़। इंडिपेंडेंस से पहले जब पहली बार रेलवे लाइंस को सेटअप किया गया था तो उस समय किसी को भी नेशन के पार्टीशन का अंदाज़ा तक नहीं था। पार्टीशन से रेलवेज़ में रुकावट पैदा हुई। रेल नेटवर्क को दोबारा सेटअप करना पड़ा क्योंकि कुछ रेलवे लाइंस बॉर्डर को क्रॉस कर रही थी। रेलवे लाइंस को डाइवर्ट करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। रेलवे लाइंस को रीऑर्गेनाइज करने में बहुत टाइम लगा, जिससे लोगों और सामान की ट्रांसपोर्टेशन में मुसीबत पैदा हुई, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित हुई। सिक्स्थ पॉइंट इज़ प्रॉब्लम ऑफ डिवीज़न ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स। आउटस्टैंडिंग डेट्स यानी कि जो हमारे लोन्स थे। पार्टीशन के समय जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया था उसके एसेट्स, जिसमें गोल्ड, कैश, फॉरेन सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा इंक्लूड थी, वो भी एग्रीड प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दी गई। इस तरह पार्टीशन से पहले इंडिया ने जो लोन लिए थे उनकी लाइबिलिटी भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बांट दी गई। सेवन्थ पॉइंट इज़ डिसलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज़। पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान में बॉर्डर बनाया गया। कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज इस बॉर्डर एरिया में आ रहे थे, इनको दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। डिसलोकेशन ऑफ सच इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड विलेजेस से नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हुई और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी। 8 पॉइंट इज स्कार्सिटी ऑफ स्किल्ड आर्टिशंस। पार्टीशन से इंडिया में स्किल्ड आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कमी आ गई, क्योंकि ज़्यादातर स्किल्ड वर्कर्स मुस्लिम थे और वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए थे, जिससे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज आ गई। 9th पॉइंट इज़ एक्सेसिव वायलेंस। पार्टीशन के समय कंट्री में लॉ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। देश के कई हिस्सों में वायलेंस यानी कि हिंसा बढ़ती जा रही थी। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, जिससे लाइफ और वेल्थ का बहुत नुकसान हुआ। 10th पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड। पार्टीशन होने से कंट्री के फॉरेन ट्रेड में बुरा प्रभाव पड़ा। पार्टीशन से पहले इंडिया कॉटन, जूट, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हुआ, इंडिया इन्हीं प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने लगा। वो मजबूर था इनको इंपोर्ट करने के लिए। रॉ मटेरियल टाइम पे सप्लाई नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से जूट और कॉटन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई। 6th पॉइंट इज़ कॉलोनियल इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कॉलोनी थी। ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए या इंटरेस्ट के लिए हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने टैक्सेस बढ़ाकर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया। उनका मेन ऑब्जेक्टिव इंडियंस को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ द्वारा प्रोड्यूस्ड गुड्स परचेज़ करने के लिए फ़ोर्स करना था। ब्रिटिश इंडियंस को वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फ़ोर्स करते थे जो वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, फार्मर्स को इंडिगो यानी कि नील कपड़ों पे लगने वाला होता है ना, वो नील को ग्रो करने के लिए कंपेल करता था, जिससे कि इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ऐसा डाइंग मटेरियल यूज़ किया जाता था। इंडियंस को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल लो प्राइस में एक्सपोर्ट करने के लिए और इंग्लैंड के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हाई प्राइस में इंपोर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता था। 7th पॉइंट इज़ फ्रीक्वेंट फैमिन्स। फैमिन्स का मतलब होता है फूड की कमी आ जाना, अकाल पै जाना, भूखमरी हो जाना। ब्रिटिशर्स फार्मर्स को कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स करते थे, जिससे फूड ग्रेन शॉर्टेज हो गई। फूड ग्रेन्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से भी इंडिया में इसकी शॉर्टेज हो गई। इन फैमिन्स या अकाल या भूखमरी से क्या रीज़न थे, अब हम वो जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ मोर डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल।
ब्रिटिश रूल के दौरान जो इरिगेशन या सिंचाई की व्यवस्था थी वो बहुत कमज़ोर थी, पुअर थी। एग्रीकल्चर पूरी तरह से रेनफॉल यानी कि बारिश पे डिपेंड थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मॉनसून्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इन द इवेंट ऑफ ड्रो यानी कि जब सूखा या पानी की कमी हो जाती थी तो फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो जाती थी। अगर ज़्यादा रेनफॉल हो जाती तो उससे क्या होता था, फ्लड्स आ जाते थे, जिससे जो हमारी क्रॉप्स थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। इसका सेकंड पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट पीजेंट्स को उनकी फूड ग्रेन्स बहुत लो रेट में ब्रिटिशर्स को सेल करने के लिए फोर्स करते थे। इस एक्सपोर्ट से इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई। थर्ड पॉइंट इज़ हाई फूड प्राइसेस। डोमेस्टिक इकोनॉमी में हाई फूड प्राइसेस के कई रीजंस थे, जैसे कि फूड ग्रेन्स की कम प्रोडक्शन होना। फूड ग्रेन्स को इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करने से डोमेस्टिक इकोनॉमी में फूड ग्रेन्स की सप्लाई कम हो गई। इसका सी पॉइंट है ब्लैक मार्केटर्स के द्वारा फूड ग्रेन्स की होर्डिंग करना। होर्डिंग मीन्स जमा करके रखना ताकि वो इकोनॉमी में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स को पैदा कर सकें और वो प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाने पर प्रॉफिट अर्न कर सकें। इससे होर्डिंग से क्या होता है, जो ब्लैक मार्केटर्स होते हैं वो फूड को अपने पास जमा करने लगते हैं, जिससे मार्केट में क्या होता है, फूड ग्रेन की कमी आ जाती है। ये तो हम जानते हैं जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी डिमांड ज़्यादा हो तो उसके प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। तो इससे क्या होता था, ये जो ब्लैक मार्केटर्स थे प्राइस इंक्रीज़ होने पर उसी जो उन्होंने होर्डिंग करके रखा था ना फूड ग्रेन्स को, उसको ज़्यादा प्राइस पे बेचकर वो प्रॉफिट अर्न करते थे। फूड प्राइसेस के बढ़ जाने का सबसे बुरा प्रभाव पुअर मासेस यानी कि जो गरीब लोग थे उन पे ज़्यादा पड़ा, क्योंकि वो हाई प्राइस्ड फूड ग्रेन्स परचेज करना अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं था कि फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं थे, अवेलेबल तो थे, लेकिन प्राइसेस इतने हाई थे कि जो गरीब लोग थे वो उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। फोर्थ पॉइंट इज़ फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन फार्मर्स को कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि इंडिगो, जूट, टी, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन एक्सेट्रा कल्टीवेट करने के लिए फोर्स करते थे। ब्रिटिश रूल से पहले फार्मर्स मेनली फूड ग्रेन्स ही ग्रो करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा एग्रीकल्चर का फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन हो जाने पर फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई। फिफ्थ पॉइंट इज़ एग्रीकल्चर अनएम्प्लॉयमेंट। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ के ख़त्म हो जाने पर जो आर्टिशंस और क्राफ्टमैन्स थे और बाकी के जो लेबरर्स थे वो अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए? ताकि उन्हें एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट मिल सके। लेकिन एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंड करती थी और रेनफॉल ना होने पर एग्रीकल्चर में काम करने वाले सभी लेबरर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। इन लोगों के पास फूड ग्रेन्स परचेज करने के लिए और बाकी के एक्सपेंसेस के लिए कोई सेविंग्स भी नहीं होती थी। सिक्स्थ पॉइंट इज़ नो इफेक्ट मेजर्स टू प्रिवेंट फैमिन्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फैमिन थे उससे प्रिवेंट करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई थी, जिससे कई लोगों की फैमिन्स की वजह से जानें चली गई। फैमिन्स यानी कि भूखमरी की वजह से, क्योंकि वो गरीब थे और हाई प्राइसेस पे वो फूड ग्रेन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट फैमिन से बचाव के लिए टाइम टू टाइम फैमिन्स कमीशन तो देती थी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं थी, इसलिए लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लोग कह रहे थे अगर कोई कमीशन देना ही है तो वो उसे लॉन्ग टर्म दे। इस तरह इंडिया में लगातार फैमिन्स का मेन रीज़न किसी इफ़ेक्टिव फैमिन प्रिवेंटिव पॉलिसी की कमी होना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।